आज के शो में। सरदार अली शाह की महाना आमदनी 1,41,000 रुपए, जायदादें और असासे अरबों रुपए के। क्या सरदार अली शाह ने एहतिसाब के इदारों को भी चकमा दिया? अरबों रुपए की करप्शन करके महज 4 लाख रुपए की वापसी, असल कहानी क्या? पानी का मसनूई बहरान, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह का किरदार बेनकाब। महकमा इरिगेशन की सरदार अली शाह के खिलाफ इंक्वायरी, सनसनीखेज रिपोर्ट मंजरे आम पर। जायदादों की तवील फहरिस्त, आखिर एहतिसाब के इदारे बेबस क्यों? सरदार अली शाह का शाहाना तर्जे जिंदगी आला ओहदेदारों की आंखों से ओझल क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान खान। आज अहम तरीन सवालात हम उठाएंगे। यानी सूबा सिंध के महकमा इरिगेशन के हवाले से एक अफसर जो कि RBOD में तैनात है एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह। सरदार अली शाह से मुतालिक कुछ अहम सवालात ऐसे हैं जो जब जहन में हमारे आते हैं तो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हैरानकुन तौर पर यह शख्स, जिसके लाइफस्टाइल देखें, जिसका तर्ज जिंदगी देखें, जिसके एसेट्स, उसकी गाड़ियां, उसके घर, उसकी जायदादों की फहरिस्त देखें, तो उस फहरिस्त को देखने के बाद उसकी आमदन देखें तो हम हैरान हो जाते हैं। अब इस हैरानी के अंदर हम सवाल लिखते हैं और सहाफी के तौर पे सवाल उनको भेजते हैं कि हमारी इस हैरानी को खत्म करने में आप हमारी मदद फरमाएं। हमने एक बार फिर सवालनामा बनाया, सरदार अली शाह जो RBOD के डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनको भेजा और इस दफा इस सवालनामे में हमने ये सारे सवाल पूछे कि आपकी आमदनी जो आपने खुद डिक्लेयर की है FBR को, उसके मुताबिक आपकी महाना आमदनी 1,41,000 रुपए बनती है, सालाना आमदनी 17 लाख रुपए बनती है। आपने सिर्फ साल 2014 में अपने एसेट्स में 3 करोड़ 20 लाख मेंशन किए और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी जो सरमायाकारी है, उसमें 2 करोड़ 40 लाख रुपए जाहिर किए। अब ये जो 2014 में आपने जाहिर किए 2 करोड़ 40 लाख और 3 करोड़ 20 लाख, ये उसके बाद 2015, 16, 17, 18 में जाहिर ही नहीं किए। ये एसेट्स गए कहां? ये इन्वेस्टमेंट्स गई कहां? क्या मुल्क से बाहर चली गई? या क्या हुआ इनके साथ? हमने सवाल पूछा, हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमारी हैरानी मजीद बढ़ गई उस पर कि जब आप ये कहते हैं और डिक्लेयर करते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान FBR एक इदारे को कि आप सिर्फ महाना 1,41,000 बतौर सरकारी अफसर कमाते हैं, तो उस 1,41,000 रुपए से आपने एक नहीं कई घर बनाए हुए हैं। वो कैसे बनाए हुए हैं? आपके घर जिसके हम फुटेजेस आपको दिखाते हैं, उसमें एक घर हैदराबाद में जहां पर रूफ टॉप है, स्विमिंग पूल है। एक घर है कराची में जो 500 गज का है। आपकी एक कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं क्रीक विस्टा के साथ जो यहां पर उधर हैं। उसके अलावा क्लिफ्टन के अंदर आपके अपार्टमेंट्स हैं। शहर कराची के अलावा दुबई मरीना के अंदर आपके एसेट्स हैं। आपके कंडियारो के अंदर एक पैलेस है। ये आखिरकार हैदराबाद, कराची, कंडियारो, दुबई, इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली 1,41,000 रुपए में आप सब कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? ये सवाल है हमारा जेन्युइनली, क्योंकि शायद मैं खुद भी इतना ही टैक्स देता हूं जितना आप देते हो या उससे कुछ ज्यादा या कुछ कम, लेकिन मैं तो ना इतने घर रख पाता हूं ना कुछ रख पाता हूं। ये सब कैसे आए? ये सबको आप रोशनास करें और हमें बताएं, हमारे इल्म में इजाफा करें कि 1,41,000 रुपए में आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं सरदार अली शाह साहब? इतने सारे इंटरनेशनल टूर्स, मैं फहरिस्त आपको दिखाऊं तो तकरीबन 57 से ज्यादा कुछ सालों में इंटरनेशनल टूर्स कर चुके हैं। किस तरह अफोर्ड करते हैं आप जाना बाहर मुल्क से? और इंटरनेशनल टूर्स के बाद वहां जाके शॉपिंग, रोलेक्स वॉचेस, तफसीलात सारी आप फुटेजेस के साथ देख रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री की फुटेजेस आप सामने इस वक्त देख रहे हैं। ये सब कुछ कैसे मैनेज हो जाता है 1,41,000 रुपए के अंदर? ये पूरी कौम के लिए एक बड़ा अहम राज है जो जानना चाहते हैं सब लोग, और बिलखुसूस सिंध के अवाम तो जानना चाहते हैं, क्योंकि सिंध के RBOD से आप मुंसलिक हैं, जिस पर 2001 से काम शुरू हुआ था और आज तक काम मुकम्मल ही नहीं हो सका। तो हमारा हक बनता है ये जानना कि आखिरकार ये हमारा पैसा, टैक्स पेयर मनी का, ये किधर खर्च होता रहा, ये कैसे खर्च होता रहा, ये कहां खर्च होता रहा? क्या ये सरदार अली शाह साहब के जैसे लोगों के जो अपने अकाउंट्स और अपनी जायदादें बनाने में खर्च होता रहा? ये सवाल है हमारा, एज टैक्स पेयर मनी हमारा सवाल है, एज अ जर्नलिस्ट मेरा सवाल है, ये किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं आप? फिर आपकी जो यानी माशाल्लाह आपके जो बेटे हैं, उनके पेट्रोल पंप्स हैं, वो किस तरह कमा रहे हैं? अभी छोटी उम्र में है, उनको इनहेरिटेंस से पैसा मिल रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? ये सब हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब नहीं दे रहे। एक बार नहीं कई बार पूछ रहे हैं।
ना टीवी पे आके बोल रहे हैं, ना रिकॉर्ड करते हैं, ना ऑडियो ना वीडियो, कुछ भी नहीं बताते। तो माशाल्लाह ये राज पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि किस तरह से सारी कमाई हो रही है, ये किस तरह से सारा पैसा आ रहा है। हमने ये सारे सवाल उठाए। गाड़ियों के मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि सरदार शाह साहब ने जिस तरह एफबीआर में रिटर्न्स डिक्लेयर किए हुए हैं 1,41,000 रुपए इनकम, तो गाड़ी भी एक्साइज डिपार्टमेंट में इनके नाम पर सिर्फ एक है, जो होंडा सिविक है, जो आप तफसीलात देख रहे हैं एक्साइज रिकॉर्ड से। लेकिन जो गाड़ियां उनके घर में खड़ी हुई हैं वो माशाल्लाह से बहुत सारी हैं। उसमें मर्सिडीज बेंज है, उसमें वीगो है, टोयोटा की जीप है, उसमें निसान पेट्रोल है, उसमें वीगोज भी 2-3 हैं। मतलब उनके घर के बाहर जो आप देखें तो माशाल्लाह पूरा शोरूम है। इतनी गाड़ियां हैं कि घर के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो ये सब कुछ 1,41,000 रुपए में सरदार अली शाह साहब आप कैसे करते हैं, ये कौम जानना चाहती है। आखिरकार सिंध की आवाम का तो हक है जानने का कि उसका पैसा आरबीओडी में सारा किधर गया है, वो सारा पैसा। तो ये सवाल तो हम पूछते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक और सुराग लगाया कि आपने वॉलंटरी रिटर्न भी किया। वॉलंटरी रिटर्न नाज़रीन को मैं समझा दूं कि जब नैब से नैब किसी केस में इंक्वायरी स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है, कंप्लेन आती है नैब के पास, तो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही अगर कोई अक्यूज ये समझता है कि उसने करप्शन की है और वो कन्फेस करता है उस क्राइम को कि हाँ मैंने करप्शन की है, तो उस कन्फेशन के एवज वो अपनी लूटी हुई रकम नैब को वापस कर देता है। अगर नैब की वेबसाइट पे जाएं तो सरदार अली शाह साहब के वॉलंटरी रिटर्न की डिटेल्स हैं, यानी नैब रेफरेंस का जो हमने इस पर ड्राफ्ट रखे हैं उसके अंदर वॉलंटरी रिटर्न की एक डिटेल है जिसमें लिखा हुआ है नैब की वेबसाइट पे कि इन्होंने साल 2016 में 4 लाख रुपए नैब को वापस किए, सिर्फ 4 लाख रुपए वापस किए नैब को। अब यहां से हमारे जो हमारी तशवीश हमारी बढ़ गई, हमारी हैरानी में और इजाफा हो गया कि ऐसा कौन सा केस था, क्योंकि उसमें सिर्फ डिटेल वेबसाइट पे ये थी कि रोहड़ी कनाल की लाइनिंग के हवाले से कोई केस था जिसमें तकरीबन 4 लाख रुपए आपने नैब को वापस किए। अब ये कौन सा केस है जिसमें सिर्फ 4 लाख रुपए की करप्शन हुई और सरदार अली शाह साहब का नाम है नैब की वेबसाइट पर और इन्होंने वापस कर दिए। जब इसकी तफसीलात में हम गए और उसकी डिटेल्स मानने की कोशिश करी तो हमने पे कुछ फेरिस्त डिटेल्स की सूरत में जो आपको स्लाइड की सूरत में पेश करते हैं कि आखिर माजरा क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन क्या थी, ये रेफरेंस क्या था, वो तफसीलन पेश करते हैं। ये मामला रोहड़ी कनाल की लाइनिंग के हवाले से, जो कंक्रीट लाइनिंग होती है उस हवाले से था। रोहड़ी कनाल की लाइनिंग में करप्शन इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा मंजूरी 30 मई 2017 को हुई। नैब को मौसूल शिकायत के मुताबिक 2.8 अरब रुपए इंतहाई कलील मुद्दत में खर्च हुए। नैब ने 2018 में रोहड़ी कनाल कंक्रीट लाइनिंग केस में रेफरेंस दायर किया। नैब रेफरेंस के मुताबिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह ने लूटी हुई रकम में से 4 लाख रुपए नैब को वापस किए। सरदार अली शाह की वॉलंटरी रिटर्न की मंजूरी उस वक्त के डीजी नैब सक्कर ने 27 मई 2016 को दी, यानी इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 30 मई को हुई 2017 में और 27 मई 2016 एक साल पहले उसकी मंजूरी हुई डीजी सक्कर की तरफ से। नैब तहकीकात के मुताबिक रोहड़ी कनाल की लाइनिंग का कयाम मेयार के मुताबिक नहीं हुआ। रोहड़ी कनाल की लाइनिंग मेयार से कम रखी गई, जिससे कौमी खजाने को तकरीबन 90 मिलियन का नुकसान, 90 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। और अगर हम कहें तो 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 90 मिलियन रुपए की करप्शन करने पर सरदार अली शाह ने सिर्फ 4 लाख रुपए नैब को वापस लौटाए। सरदार अली शाह ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए 21 अप्रैल 2016 को जमानत कबलस गिरफ्तारी भी कराई। तो करप्शन हुई तकरीबन 90 मिलियन की और वापस पैसे कौमी खजाने को हुए सिर्फ 4 लाख रुपए। नैब की वेबसाइट भी कहती है 4 लाख रुपए, लेकिन रेफरेंस के अंदर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। इस रेफरेंस को अगर पेश करें आपके सामने तो इसके मुताबिक इसमें तकरीबन 5 मुल्जिमान को नैब ने अक्यूज ठहराया, जिसमें एक का नाम अहमद जुनेद मेमन, एक सईद अहमद, एक अमजद अहमद, एक हसनैन अहदर और एक शहजाद अली के नाम के लोग थे। इन 5 अक्यूज जो थे इनका ताल्लुक एक एक्स चीफ इंजीनियर थे सक्कर बैराज के, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर रोहड़ी मेन कनाल के, एक अमजद अहमद साहब जो थे वो एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे बेनजीर, शहीद बेनजीर जो डिवीजन है वहां के, जो रोहड़ी कनाल की लाइन थी उसके। इसी तरह से ये मुख्तलिफ इंजीनियर्स थे जिनके नाम इस अक्यूज में लिखे गए फेरिस्त के अंदर। इस रेफरेंस में 2 नाम और थे, एक सरदार अली शाह और एक जहीर अहमद मेमन का नाम। ये 2 नाम नैब ने इनके आगे 4 लाख रुपए इस पर लिखे हैं इस रेफरेंस में, जिन्होंने ये वॉलंटरी रिटर्न के जरिए नैब को पैसे वापस लौटा दिए। नैब ने इसमें तफसीलन ये भी लिखा जो सरदार अली शाह साहब के बारे में कि सरदार अली शाह एंड जहीर अहमद मेमन entered into voluntary return by excess payment
as executed work of CC lining was found less than the measurement at site recorded in MB as per experts report, which caused loss to national exchequer. ये जरूर गौर से सुनिएगा, which caused loss to national exchequer to the tune of 90 million rupees. तकरीबन 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, करप्शन करी, उससे कौमी खजाने को 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो आपने पहुंचाया, जो रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वापस आपने किए तकरीबन 4 लाख रुपए। ये आखिर क्यों, ये कैसे किया? ये सवाल में हमने लिखा कि आखिरकार ये कौन सी जादूगरी थी कि 9 करोड़ की करप्शन पे आपने 4 लाख रुपए वापस किए? हमें भी समझाएं और माहिर कानून और आइन से हम भी समझेंगे कि ये किस तरह का वॉलंटरी रिटर्न इस तरह होता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है। इसी तरह से तफसीलन आज प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि महकमा इरिगेशन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह सूबे सिंध के टेल एंड एरियाज में जो मसनूई पानी का बहरान खड़ा हुआ, उस बहरान के पीछे कौन से 2 इंजीनियर्स थे, सरदार अली शाह का उसमें किरदार क्या था। ये तमाम तफसीलात इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात रख रहे हैं, जो ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हम खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई शख्स 1,41,000 रुपए माहाना आमदनी से इतनी सारी जायदादें, असासे जो उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जो सामने नजर आ रहे हैं, वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है, और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। लेकिन मैं यह बताता चलूं कि क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं चेयरमैन नैब जिस तरह परफॉर्मेंस है उनकी और जिस तरह रही है, ही विल टेक एक्शन। और जिस केस की तरफ मैं अब आने लगा हूं, यानी जो वॉलंटरी रिटर्न का केस है, जो 4 लाख रुपए देकर करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो उस पे 4 लाख रुपए दिए गए, क्योंकि इस केस में दीगर अक्यूज जो हैं उसमें जो दूसरों पे जो टोटल इल्जाम लगा है वो उन पर एक पर तकरीबन 6 मिलियन, एक पर 8 मिलियन, एक पर 8 मिलियन, टोटल 33 मिलियन यानी तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का। और ये जो टोटल केस है ये तकरीबन 3 अरब रुपए की कंप्लेन थी कि ये केस में 3 अरब रुपए बहुत जल्दी में ये पैसे एक्सपर्टाइटली रिलीज हुए। और सरदार शाह जहां दूसरों पर करोड़ रुपए का नुकसान है जी, उन पे चार्ज लगे हैं, ये सिर्फ 4 लाख रुपए देके कैसे निकल गया? ये कौन सा वीआर था? मैं उम्मीद करता हूं कि चेयरमैन नैब विल टेक एक्शन और इस वीआर की फाइल को खोलेंगे और वो बताएंगे जी कि सिंध की आवाम का पैसा लूटने वाले सरदार शाह आखिरकार कब तक ऐसे सरदार शाह बचे रहेंगे। इमरान शफीक साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, जो कानूनी नुकात पे हम इनसे बात करेंगे वो बड़ी अहम होगी। सर आप हमें, आपका बहुत शुक्रिया शफीक साहब। सर मुझे फरमाइएगा, क्योंकि ये जो वॉलंटरी रिटर्न का कानून है इसका इस वक्त स्टेटस क्या है, पहले तो ये बताइए। 2016 में जैसे वीआर हुआ, ये अब करंट एम्प्लॉय हैं सिंध गवर्नमेंट के और अहम जिम्मेदारी पर हैं आरबीओडी में। कैन दिस हैपन लीगली? कानून क्या कहता है इस बारे में, और वीआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी राय क्या है? देखें, इस केस के पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि उसके ज्यादा अंदाजा नहीं है। लेकिन जो कानूनी पोजीशन है मैं वो आपको बता देता हूँ। कानूनी पोजीशन ये है कि वीआर का जो कानून है वो नैब का सेक्शन 25A उसको डील करता है। वॉलंटरी रिटर्न यानी रजाकाराना तौर पर आप अदायगी और वापसी को, जो रकम आपने किसी जुर्म के नतीजे में, करप्शन के नतीजे में आपने हासिल की, जिसे कानून की जुबान में इलीगल गेन कहा गया है, अगर आप उस रकम को वॉलंटरी रजाकाराना तौर पर नैब के सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं इस रकम को वापस करना चाहता हूं इस केस में, तो कानून आपको ये इख्तियार देता है कि आप उस रकम को आप वापस कर सकते हैं। और उसकी जो अदायगी का तरीक़ाकार है वो ये है कि कानून ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस बात को कहा है कि जो भी एसेट्स या गेन, जो भी फवायद हासिल किए गए हैं और उन फवायद को मुकम्मल तौर पर जो रकम उसने ली वो सारी की सारी वापस करनी होगी। इसलिए चेयरमैन नैब हो या कोई और हो, उसको पाकिस्तानी कौम का कानून की रोशनी में 1 रुपया भी किसी को माफ करने का इख्तियार नहीं है। बल्कि कानून इससे आगे है और नैब के अपने जो एसओपीज हैं वो भी ये कहते हैं कि उसने उस गेन के नतीजे में, कानून ये कहता है, उसने जो प्रॉफिट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सच करप्शन, उसने अगर कोई मजीद मुनाफे हासिल किए हैं तो वो भी उससे रिकवर किए जाएंगे।
और उससे जो जिस दिन से उसने करप्शन की थी उस दिन से लेकर उससे सरकार बैंक रेट के मुताबिक उससे मुनाफा भी उसका वसूल किया जाएगा और उस पर लगाया जाएगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो 3 तरह से होगी। एक तो जो असल रकम जो आपने खुद की थी, जो आपने करप्शन के जरिए हासिल की थी, वो रकम ली जाएगी। दूसरा जो बैंक रेट पर आपका जो मुनाफा आयद होता है उस पर वो लिया जाएगा। और तीसरा उसके नतीजे में अगर आपने मजीद उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए मजीद मुनाफा कमाया है तो वो सारे का सारा इलीगल गेन आपसे वापस लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो VR आपसे कर सकता है। एक तो ये VR का बड़ा वाज़ेह कानून है। इमरान साहब ये भी वाज़ेह करते जाएं क्योंकि बड़ा नाज़रीन को हम समझाएं, क्योंकि यहां पर तो लिखा है कि इन्होंने जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की उससे तकरीबन 9 करोड़ रुपए का, स्पीकिंग ऑफ दिस रेफरेंस, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो सामने लिखा हुआ है, लेकिन वापस जो उन्होंने किए वो 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख पर कैसे कैलकुलेट होते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन से पहले ये 4 लाख दे दिए क्योंकि नैब खुद ही अमाउंट तक नहीं पहुंच सका था इसलिए 4 लाख में वापसी हो गई, या ये कोई फैक्चुअल एरर है, या दिस इज समथिंग बियॉन्ड दिस, के कुछ और हुआ है, कोई डील है, क्या है ये इस वक्त जो निचली सतह पर कुछ हुआ है, क्या हुआ है आपकी नजर में? अगर आप जो कह रहे हैं इस पूरी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये कभी किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर नैब किसी की इंक्वायरी स्टेज पर भी नैब ने बहरहाल लाइबिलिटी डिटरमिन करनी है, VR के लिए नैब जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कानून में वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यू अमाउंट। यानी चेयरमैन नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो VR के लिए ये डिटरमिन करेगा कि ड्यू अमाउंट क्या थी। तो ड्यू अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए, जो उसका तखमीना लगाने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको पहले सवाल के जवाब में बता चुका हूं। तो वो सारे लगाने के बाद वो बताएगा कि असल अमाउंट जो इन्होंने वापस करनी है वो कितनी है, और उससे 1 रुपया भी कम करने का वो इख्तियार नहीं रखते, इसलिए वो पूरी की पूरी लेनी है। अगर वो 10 अरब है, वो 50 अरब है, वो 25 अरब है, जितनी भी है वो सारी की सारी लेगा और उसमें से 1 रुपया भी उसको कानून उसको माफ करने का या कम करने का इख्तियार नहीं देता। अगर ऐसा किया जाता है तो जिस शख्स ने ये VR की है बुनियादी तौर पर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का मुर्तकिब वो खुद भी हुआ है। यानी उसने भी कानून में अपने इख्तियारात को जो उसे दिए गए थे VR करने के लिए सेक्शन 25A के तहत उसका नाजायज इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो है वो एक केस था रईसानी साहब का बलोचिस्तान का, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई थी और वो सारा शो किया। उसमें नैब ने VR कर ली थी, लेकिन VR बड़ी कम अमाउंट पर की गई, जो रिकवरी हुई उसी की बुनियाद पर नैब ने VR किया। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा गया और सुप्रीम कोर्ट तक जब वो मुकदमा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी है और उसके नतीजे में फिर नैब पर पाबंदी भी आयद कर दी गई कि आप VR नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है ये इसी किस्म के बहुत सारे केसेस थे कि जिसमें नैब ने VR करते हुए अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया और जो कानून में जो पैमाने मुकर्रर किए थे उन पैमानों को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया और सरकारी पैसे को, जो अवाम का पैसा था पाकिस्तान की, उसको माफ करने की रविश जारी रही। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चेक लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइंदा इस केस के फैसले तक आप जो है वो VR नहीं कर सकेंगे। प्ली बार्गेन का एक अलग तरीकाकार है, चूंकि वो कोर्ट के जरिए होती है और कोर्ट के सामने रखा जाता है और वो उसका एक पूरे पैमाने अलग है। उसमें जो बंदा पैसे देता है वो कन्विक्ट भी तस्वर होता है, वो दोबारा किसी सरकारी होते पर वापस भी नहीं आ सकता और 10 साल के लिए वो सेक्शन 15 के तहत नाअहल भी हो जाता है। लेकिन अभी प्ली बार्गेन तो जारी है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो VR के पैमाने हैं वो बहरहाल अभी इस वक्त नहीं की जा सकती और ये बड़ी जबरदस्त बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस पर पाबंदी लगा दी है। आप एग्री करते हैं इस बात से? लेकिन इमरान साहब ये फरमाइएगा कि मतलब मिसाल के तौर पे एक सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी एक चीज होती है, एक नाम होता है जो हमारे यहाँ शायद सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ये खुदों में कम देखा जाता है। तो यहां पर एक शख्स जो VR करता है वो VR करके यानी कन्फेस करके कि उसने एक क्राइम किया है, उसने पैसे वापस किए हैं, उसके बावजूद ओहदे पे बैठ जाता है आके, तो क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देयर शुड बी सम एक्शन? ऐसे लोगों के खिलाफ एक ही नहीं और बहुत से केसेस होंगे जो VR करके भी इदारों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्या ये लॉजिकली, एथिकली, प्रिंसिपली ये जस्टिफाइड है? देखें, अगर एथिकली आप देखें, इखलाकियात के पैमानों पर देखें और रियासत मदीना की जो कंसेप्ट है जिस पर आजकल बहुत बात होती है उसके पैमानों पर देखें तो यकीनन ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का तस्वर आप बिल्कुल दुरुस्त बजा फरमा रहे हैं कि फिर तो ऐसे लोगों को जो है वो नहीं होना चाहिए इन मुनासिब पर।
और यकीनन इन्होंने अपनी बदयांती को एडमिट किया है। लेकिन जहां तक कानूनी बात है सिफान साहब, वो कानून बहरहाल इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है, कानून ने ऐसी कोई पाबंदी और कदगन नहीं लगा रखी, और प्ली बारगेन अगर उन्होंने की होती तो वो फिर कानून कहता है कि वो नहीं आ सकता। शायद गालबन इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने VR पर पाबंदी लगा दी, और इसका भी जायजा सुप्रीम कोर्ट ले रही है कि क्या ये पाकिस्तान के जो दस्तूरी पैमाने हैं और जो कानूनी पैमाने हैं, क्या ये प्रोविजन VR वाली ये क्या इस पर पूरी भी उतरती है कि नहीं उतरती, कि एक बंदा जुर्म करता है, जुर्म का एतराफ भी कर लेता है और उसके बाद वो बिल्कुल सिर्फ पैसे वापस करता है, और वो भी एक जिस तरह नैब चाहे वो ले लेता है और उसके बाद वो बिल्कुल एक क्लीन होके बाहर आ जाता है और फिर दोबारा उसी ओहदे पर आकर बैठ जाता है। क्या ये मुमकिन है? ऐसा होना चाहिए? तो मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा लेगी। और वैसे भी एक मैं भी ये समझता हूं जो भी इस वक्त कानून में जो तरमीम हो रही हैं उसमें बहरहाल इस चीज को जरूर देखा जाना चाहिए कि अगर जुर्म किया है और जुर्म को तस्लीम किया है तो फिर जुर्म को तस्लीम करने के बहरहाल कुछ ना कुछ नताइज होने चाहिए, और कम से कम प्ली बारगेन की हद तक जो नताइज हैं वो जरूर VR में भी लागू होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इमरान शफीक साहब अपनी राय दी, कानूनी नुक्ता नजर समझाया, क्योंकि यहां पर आपको नाज़रीन, क्योंकि ये VR इस शख्स ने किया, VR यानी रकम वापस की रज़ाकाराना तौर पर, कन्फेस किया अपने क्राइम को, लेकिन रकम जो वापस की 4 लाख रुपए थी। करप्शन जो हुई तकरीबन 9 करोड़ रुपए की हुई। तो सवाल यह बनता है और उम्मीद है कि चेयरमैन नैब और दीगर आला ऑफिशियल्स इस पर नोटिस लेकर इस केस को जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर यहां पर हुआ क्या। फिर इसके असासाजात की जो फहरिस्त हम आपको दिखा रहे हैं उसको भी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है कि आखिरकार ये सिंध की आवाम का पैसा ये किस तरह लूटा गया RBOD प्रोजेक्ट में, और ये शख्स जो इस वक्त भी एक अहम जिम्मेदारी पर है, इसके बारे में एक और तफसीली डिपार्टमेंटल इरिगेशन डिपार्टमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है और क्या उस रिपोर्ट में लिखा है, ये जानेंगे आप इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। आखिरकार सुबह सिंध में किस किस ने कितनी रकम यहां पर सिंध के आवाम का हक मार कर लूटी। अब यहां सवाल बहुत वसी है, इसमें बहुत से नाम आते हैं, लेकिन एक नाम जिस पर हमने तहकीकात करी और वो सारे सवाल उसके सामने रखे कि आखिरकार वजह क्या है जी कि इतनी आमदनी, इतनी इनकम, इतने एसेट्स के साथ इतनी सारे लेविशिंग लाइफस्टाइल, लग्जरियस गाड़ियां, घर, बैंगलोर्स, ये तमाम चीजें किस तरह से हासिल की, किस तरह से ये मेंटेन किया जा रहा है लाइफस्टाइल, जो बुनियादी हक है, ये मेरा हक है एज अ टैक्स पेयर मनी, मेरा हक है ये सवाल पूछना, एज अ जर्नलिस्ट सवाल पूछना हक है। जो हमने पूछा इसका हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन यहां तफसीलन आपके सामने रखा कि किस तरह से ये एसेट्स क्रिएट किए गए। अब सवाल यहां पर यह है कि एक शख्स जो कि कन्फेस करता है कि उसने करप्शन की है और कन्फेशन के बाद रजाकाराना तौर पर लूटी हुई रकम वापस करता है नैब को, कितनी वापस करता है उसको छोड़ें, रकम वापस करता है नैब को, उसके बावजूद ये आदमी ये ऑफिशियल पोजीशन एंजॉय कर रहा है और इस वक्त भी एक अहम तरीन मंसूबा RBOD उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वहां पर भी इस वक्त अहम जिम्मेदारियां निभा रहा है। ये कैसे मुमकिन है, आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ये सारे सवाल हम उठा रहे हैं। आपको बताते चलें क्योंकि इसमें सिर्फ एक एंगल था, करप्शन का एंगल, जो आपने देखा कि VR के हवाले से था, लेकिन इधर इंतजामी गफलत और जो इंतजामी महकमाना जो उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, इसमें भी सरदार अली शाह साहब के खिलाफ बहुत सी इंक्वायरीज हुई। हमने ये भी उनसे पूछा, जवाब मौसूल नहीं हुआ। जब हमने महकमा इरिगेशन से रब्ता किया तो उसके मुताबिक कि महकमा इरिगेशन सिंध जो है उसकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह को सिंध के बाज अजला में, स्पेसिफिकली जो टेल एंड एरियाज थे सूबा सिंध के, वहां पर पानी का जो मसनूई बहरान हुआ था उसका जिम्मेदार करार दिया गया। यह कहा गया जी कि इसमें बतौर इंजीनियर 2 इंजीनियर मुलव्वस थे, जिसमें से एक सरदार अली शाह था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट इरिगेशन सेक्रेटरी ने मुरत्तब की, जिसकी बुनियाद पर वजीर आला सिंध ने सरदार अली शाह के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई के अहकामात दिए। इनको हटा दिया गया, बर्खास्त किया गया नौकरी से। पानी के मसनूई बहरान के खिलाफ काश्तकारों की जानिब से मुसलसल 1 माह तक एहतजाज भी किया गया था। तलब किए जाने पर, यानी इरिगेशन सेक्रेटरी ने जब तलब किया था सरदार अली शाह को, तो सरदार अली शाह ने मेडिकल लीव का बहाना बनाकर इरिगेशन सेक्रेटरी से मिलने को इनकार किया। सिंध के बाज अजला में पानी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह इस वक्त RBOD के अहम जिम्मेदार हैं। आपके सामने, इससे पहले कि आगे बढ़े, हम ये भी रख देते हैं कि जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स जो सरदार अली शाह ने दिए हैं
बतौर रोहड़ी कनाल सर्कल के डायरेक्टर और पीडी और एसई के तौर पे, वो भी दस्तखत शुदा आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से ये तमाम टेंडर्स अवार्ड किए गए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक शख्स जिसके खिलाफ सिंध हुकूमत का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट दे चुका है, उसको वजीर आला सिंध हटा चुका है, उसके खिलाफ नैब का एक रेफरेंस है, वो नैब को लूटी हुई रकम वापस दे चुका है, उन तमाम चीजों के बावजूद भी वो आज भी आरबीओडी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। ये तमाम वो मंसूबों की डिटेल्स भी आपको, टेंडर्स की डिटेल जो हम दिखा देंगे जिसमें उसके दस्तखत है, टेंडर्स की डिटेल सरदार अली शाह के, जिसमें आप दस्तखत दे सकेंगे बतौर रोहड़ी कनाल सर्कल के डायरेक्टर के, उन्होंने जो दस्तखत किए, ये आप इस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा जीडीए की अहम रुकन हमारे साथ मौजूद है। नुसरत साहिबा, ये मसला है, मैं किसी सरदार अली शाह की बात, लेकिन यहाँ मसला क्या है, ये जो ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफराद हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनके खिलाफ वजीर आला भी कार्रवाई करे तो वो बैठे रहते हैं, कोई उनको हटा नहीं सकता, वो नैब को लूटी हुई रकम वापस करते हैं, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार पाते हैं पानी के मसनूई बहरान का। ऐसे लोग मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं होता? कौन है ये लोग? नुसरत साहिबा। थैंक यू सरफान, बहुत ही अहम इशू आपने निकाला है और यकीन माने मैं खुद सरप्राइज हो गई हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिन पर आप तहकीक करते हैं और रिसर्च करता है आपकी पूरी टीम, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक नॉलेज की बात हो जाती है और हम हैरान हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी चीजें असेंबली में आपके प्रोग्राम की उससे उठाई भी हैं और ये भी मेरे लिए बहुत अहम है। ये सब कुछ जो डिटेल आपने बताई पूरा सिंध सुन रहा है और पूरी सिंध में खास तौर पर आबादगार जो लोग हैं, जो जिनकी जमीनें तबाह हो गई, इन जैसे लोगों की वजह से जो दरबदर हो गए और उनकी फाकों तक पड़ गई है, इन जैसे लोगों की। और सैफान आपने बताया, मैं खुद हैरान कि ऐसा ये मुराद अली शाह साहब या सीएम जो भी उस वक्त उन्होंने इसको हटाया सेक्रेटरी के कहने पे, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुराद अली शाह को आई कंप्लेन उन्होंने हटा दिया। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी माफियाज हैं और वो भी इन्हीं की अपनी पार्टी के। इरिगेशन डिपार्टमेंट किसी वक्त दूध वाला, एक दूध बेचने वाला अली हसन जरदारी, जो उस वक्त कुछ नहीं था, कोई असेंबली का मेंबर नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन उस वक्त वो बहुत कुछ था। पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट उसके अंडर होता था और हम सब हैरान होते थे सारी दुनिया की किस तरह ये पूरा डिपार्टमेंट चला रहा है, कोई और मिनिस्टर नहीं था। अब ऐसा है कि ऐसे मंजूर नजर लोग किस तरीके से इन जगहों पर दोबारा वापस आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करके, इतनी डिपार्टमेंट को तबाह करके, लोगों की जिंदगियां, उनकी जमीनें तबाह हो गई, ये लोग फिर वहीं बरजमान है। और नैब की वजह की तरफ से भी हमें ये शिकायत हमेशा रही है। अब तो हम नैब से भी मायूस होने लगे कि भाई एक तो इतना बड़े वो करप्शन करे, फिर अरबों की करप्शन, प्ली बार्गिन में छोटी सी रकम कुछ लाख देकर फिर छूट जाओ, फिर मजे से करप्शन करो, फिर अपनी जगह पे बड़े बड़े ओहदे पे आ जाओ। भाई फिर तो हर कोई इसको जायज करके पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में करप्शन करेगा कि चंद लाख देकर अगर मैं करोड़ों और अरबों मेरी बन जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो मुझे क्या नुकसान है। तो इस तरह होगा तो फिर कोई एहतसाब के किसी इदारे पर यकीन नहीं होगा। लेकिन इस शख्स ने किस तरीके से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सैफान, ये 11 साल 12 साल दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने के खुद ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसी ग्रेड के 5-5 ग्रेड के लोग को उठाकर 17-18 पे इसलिए ले जाते रहे कि इनके मंजूर नजर बड़े मजे से कमीशन आराम से पहुंच जाए अगर उनके बैंकों में, उनके अकाउंटों में। तो ऐसे लोग तो मनपसंद होंगे ना, उनको कौन हटा सकता है। तो ये भी उसी तरह का एक शख्सियत जिसको अगर कहने को दिखाने को सीएम ने सेक्रेटरी ने शिकायत की ना, तो उन्होंने इसको हटा दिया, फिर रखा भी है तो क्या तो ही रही। सिंध गवर्नमेंट वजीर साहब को पता नहीं रहा, इरिगेशन तो कभी कई उसमें उनके पास भी ये डिपार्टमेंट। लेकिन नुसरत साहब, मैं एक चीज और आपसे लास्ट ही पूछूं कि ये आरबीओडी जो प्रोजेक्ट है ये तो सालों से पड़ा हुआ है, इस पे पैसा नहीं लगा, जो पैसा था वो इस तरह के अफसरान की जेबों में गया या किधर गया? इरिगेशन में जो सब कुछ हुआ है आप नहीं समझती है, तो पूरा एक रेफरेंस है हर एक शख्स के खिलाफ जो इरिगेशन से मुंसलिक रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ पे तो गढ़ बन गया इस पर बदनवान अनासिर का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने तो उस चीज को दोबारा जगाया है जिसको भूल चुके थे लोग कि ये भी एक आरबीओडी या एलसीओडी, ये भी एक प्रोजेक्ट थे जो मुशर्रफ के वक्त से हुए और जिसको इस वक्त पूरी 11 साल 12 साल दौरे हुकूमत में कितने अरबों खरबों पैसा लगा इस पर,
अरे भाई, जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट बना था, आवाम को उसका फायदा मिला? अगर नहीं मिला, ऐसी हुकूमतों ने उसको इस कदर तबाह किया, तो उसको फिर या तो उसको सही करो या उसको खत्म करो। जो पैसा खाया जा रहा है, इन जैसे लोग जो भी कौन से सरदार है, नालों के नाम के सरदार भी बन जाते हैं और काम के भी सरदार बन जाते हैं। ऐसे लोग तो बड़ी चीज हो जाते हैं, उन लोगों की खास लोग हो जाते हैं, उनको बाकायदा खिलाते पिलाते हैं। तो ऐसे ही नहीं बैठा हुआ, किसी की मंजूर नजर है और लाजमी सारी ब्यूरोक्रेसी जिनकी किसके पास है, पीपल्स पार्टी की, वही इसको चला रहे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये दोबारा, आपका भी शुक्रिया नसीर साहब, आप उठाती हैं मामलात को और आप एक बड़ी वोकल वॉइस हैं सूबा सिंध के अवाम के लिए। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं नाज़रीन, ये जो आप फार्म जो जानवर देख रहे हैं, ये आला नायाब नस्ल के जानवर, मैं एक बार रिकैप जरूर करता चलूं, क्योंकि ये जो सारे एसेट्स आप देख रहे हैं, जो ये जहन में रखी जाएगा इस सवाल को कि सालाना आमदनी इस शख्स की क्या है। ये तमाम तफसीरें, तस्वीरें, फुटेजेस जो आप घर की देख रहे हैं, जो गाड़ियों की देख रहे हैं, जो जानवरों की देख रहे हैं, उसके बाद जो इनकम है, मैं आपको रिकैप जरूर देता जा रहा हूं कि सालाना कितनी रही है। 2018 में सालाना आमदनी एसेट्स अगर देखा जाए, 2018 में सालानी 17 लाख रुपए जो तनख्वाह के मद में जाहिर किए गए। 2017 में सालाना आमदनी 17 लाख रुपए। 2016 में सालाना आमदनी तकरीबन 16,50,000 रुपए। 2015 में जाहिर की गई आमदनी 16 लाख रुपए। 2014 में आमदनी जाहिर की गई